नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ख़ास प्रेरणादायक सफ़र में, जहां हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो अपने सपनों को जीते हैं और अपने जुनून से दुनिया को एक दिशा देते हैं। आज हमारे साथ हैं आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट मिस्टर हिमांशु गुप्ता जी, और जानेंगे इनसे ढेर सारी जानकारी और इनके सफलता और अनुभव और प्रेरणा की कहानी। तो चलिए सुनते हैं उनकी सफलता और उन्हीं की जुबानी। तो आपने हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने आईआईटी तैयारी मतलब जेईई की तैयारी से लेके आईआईटी मद्रास का जो जर्नी रहा सफल, तो कैसे आपने उसको स्टार्ट किया? देखिए, वो सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ था 3 साल पहले। 3 साल पहले जब मेरा 11वीं का जो वार्षिक परीक्षा थी उसके ख़त्म होने के बाद किसी ने बताया कि जेईई जैसा भी कोई पेपर होता है और उसको तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद उससे आपका करियर बनता है, उससे आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। तभी मुझे इसके बारे में पहली बार पता चला और उसके बाद से ही मैंने फिर डिसाइड किया कि यही करना है। अब इसी पे अपना मन लग गया है, यही इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर तभी चालू करी। तो वही 11वीं के बाद से कहा जा सकता है चीज़। तो 11वीं के बाद से जैसे आपने तैयारी किया स्टार्ट, तो 11वीं और 12वीं का जो आप समय होता है स्कूलिंग का, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? तो उसका एक पर्टिकुलर मैंने टाइम टेबल बना लिया था कि अब इसमें क्योंकि दोनों मैनेज तो करना ही था, तो सुबह करता था कि सुबह स्कूल जाता था, स्कूल में जितना टाइम दे पा रहा हूँ और घर में 1-2 घंटा उतना मैं 11वीं 12वीं देता था, और बाकी पूरा जेईई को, क्योंकि सिलेबस सेम ही था तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जितना वो इधर भी समय दिया उधर भी समय दिया, जो वो है मैनेज कर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाते हैं सारी चीज़ मैनेजमेंट, तो इसके लिए प्रॉपर अगर हम टाइम टेबल बना ले, हाँ, तो इन दोनों को मैनेज टाइम किया टेबल बना ले और रोज उसको कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो फॉलो भी होगा अच्छे से। तो इस ड्यूरेशन में आपने क्या बुक्स और रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ किए? कोई ऐसे रंग बिरंगे किताबें तो मैंने नहीं यूज़ करी थी। मैंने बस जो एक अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल मंगा लिया था, वो जो किताबें दिया रहता है वो, और उसी हर चैप्टर के बाद उसी को सॉल्व करता था। तो आपने मतलब ऑनलाइन कोचिंग? हाँ, ऑनलाइन कोचिंग करी थी और किताबें ऑफलाइन मंगा ली थी, किताबें जो वो मॉड्यूल देते हैं हम लोग, तो उसी से। तो इस पूरे प्रिपरेशन में आपका टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए और बच्चों को कैसे टाइम टेबल कैसे मैनेज करना चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से कर पाएँ? देखिए, टाइम टेबल बहुत टाइट नहीं रहना चाहिए। टाइम टेबल नॉर्मल ही कि हम दिन में 20 घंटे नहीं पढ़ सकते, अगर 24 घंटे का दिन है तो टाइम टेबल लीनियंट होना चाहिए, जितना कर पाओ धीरे धीरे। जैसे कि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो अभी वो लाइट टाइम टेबल बनाएंगे, फिर धीरे धीरे उसमें और बढ़ाएंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, और वो कोशिश करें कि जो टाइम टेबल बनाए तो शुरू से ही उसको कंसिस्टेंट रहें, उसको फॉलो करें। अब अगर मान लीजिए जैसे 1-2 दिन में नहीं भी फॉलो हो पाता है, कुछ छूट रहा है या घर में कुछ काम है या कुछ भी, तो उसको आगे जाके कवर अप कर लें, ताकि 1-2 दिन में वो बराबर वापस लाइन ट्रैक में आ जाए। कई बार ऐसा स्टूडेंट्स ने देखा कि टाइम टेबल तो बना लिए, लेकिन टाइम टेबल को पूरा फॉलो न कर पाना है, मतलब टारगेट जितना सेट कर लिए हैं कि बहुत सारा टारगेट सेट कर लेते हैं और वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उनका टाइम टेबल लगभग बिगड़ सा जाता है। तो उसके लिए आपका क्या विचार है? ये मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं कुछ आज सेट कर लिया, फिर आज वो दोपहर 2 बजे तक कितना काम कर लेना है, पर कुछ काम आ गया तो उसको नहीं कर पाया। तो फिर उसको मैं शाम का जो टाइम टेबल है वो शाम का टाइम टेबल फॉलो करता था, और वो जो उधर का काम रह गया तो अगले दिन पे धीरे धीरे थोड़ा करके, हाँ, क्योंकि इकट्ठा तो किया जा नहीं सकता। और यही कोशिश करता था कि 1-2 दिन के अंदर वो कवर अप हो जाए, क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ के रखूंगा कि बाद में करूंगा तो बाद में फिर नहीं हो पाता है, फिर वो एक बर्डन ही बनता है। और आपके अनुसार कोचिंग और सेल्फ स्टडी में कैसा क्या? कोचिंग और सेल्फ स्टडी, देखिए फ़र्क वही आता है कि आपको अगर 10 किलोमीटर चलना है, आप या तो बाइक से भी जा सकते हैं और आप वो पैदल भी जा सकते हैं, तो वही सेल्फ स्टडी वही थोड़ा पैदल वाला रास्ता हो जाता है। कोचिंग वाला क्या रहता है कि आप एक डायरेक्शन मिलता रहता है, मतलब एक ऑनलाइन ही कोचिंग ही ले लें आप, चीज़ों को तोड़ के टीचर बताता रहता है। और सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं है किया नहीं जाता, लोग कर लेते हैं और लोग अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट आपका मोटिवेशन कितना है और वो कितना है। अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या? उसके लिए कि आप पहले टेस्ट अच्छे से देते रहें, वो लगातार टाइम पे, और टेस्ट में ही आपको वो जो एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर आप चैप्टर वाइज आप टेस्ट दिए, आपको पता चला आप कहाँ लैग करें, आप उसको कवर करते जाइए। तो लास्ट में आपके पास कुछ नहीं रहेगा बर्डन में, आपको जो कंप्लीट कर पाए वही हो जाए। और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के बारे में आपका क्या विचार है? ऑफलाइन कोर्स क्यों नहीं लिया आपने, ऑनलाइन ही क्यों लिया, इसमें क्या? देखिए, मैंने ऑफलाइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑफलाइन में एक मेरे को जो दिक्कत समझ आती थी उस समय कि मैं अपने हिसाब से टीचर नहीं रख पाता था। मतलब कि टीचर सब अच्छे होते हैं, पर यही कि मेरी जिस टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, मेरा मन करता था कि मैं इससे ही पढ़ूँ।
तो वो वाला जो फीसिबिलिटी रहती है वो ऑफलाइन में मुझे नहीं मिल पा रही थी। नहीं मिल पाती, तो क्योंकि ऑनलाइन में ऑफलाइन में टीचर फिक्स होते हैं, टीचर फिक्स होते हैं और ऑनलाइन में ऐसा होता है कि हम टीचर को स्विच कर सकते टीचर हैं या तो टीचर बदल सकते हैं। हाँ, तो ये फैसिलिटी ऑनलाइन, ये फैसिलिटी ऑनलाइन में रहती है, तो यही एक रीजन आ जाता है। और दूसरा, ऑफलाइन लेने पे ना अब वो आपके पास और भी 4 काम आ जाते हैं, आपको और भी चीज़ें, जैसे कि आजकल ऑफलाइन के लिए कोटा बहुत प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे आप जा रहे हैं तो आपके पास रहने खाने और भी कुछ टेंशन्स हैं, तो वो आपके कुछ टाइम और एनर्जी और पैसा के लिए पैसा खर्च होता है, और अपने घर से दूर जाना पड़ता है। आपने घर से ही तैयारी किया और ये सारी चीज़ें, तो यही कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमसे कितनी, मतलब हमें कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए, मतलब वो हमारा क्या क्या करवा दें? देखिए, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमें तो एक सिलेबस कंप्लीट करने की तो उम्मीद रखनी ही चाहिए, और साथ में एक ब्रेक डाउन करने की, मतलब पूरा सिलेबस इतना बड़ा है तो अगर मैं इकट्ठा ऐसे दौड़ जाऊंगा तो मेरे को समझ नहीं आएगा, मैं बीच में रुक जाऊंगा। तो एक टाइम टेबल की शुरुआत के महीने में आप इतना कर लीजिए, 3 चैप्टर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप 2 चैप्टर कर लीजिए, ऐसे ये करते हुए एक ब्रेक थ्रू हो जाए, और उसमें भी आपका डाउट सॉल्विंग जो है कि बीच में जो डाउट आ रहा है वो बता दिया जाए, और जो जैसे कि कहाँ से ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो उसको दोबारा से या उसको रिसोर्स दे दिया जाए कि इससे आप समझ लो, तो वो एक। तो आपकी इस पूरे जर्नी में क्या कभी ऐसा लगा आपको कि अब नहीं हो पाएगा, या तो फिर नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ? हाँ, एक ऐसा समय आया था जब मेरा 12वीं का वो खत्म हुआ, 12वीं का वार्षिक परीक्षा खत्म हुई, फिर मैंने उसके बाद जेईई दिया, और उसका जब रिजल्ट देखा तो उसमें उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, मतलब कि जो मेरे मतलब के नंबर चाहिए थे मुझे, जिससे मुझे खुशी मिलती, वो नहीं आए थे। तभी एक डिमोटिवेशन हुआ था, और अब लगा था कि अब तो इस साल तो हुआ नहीं, अब आगे भी इसका सपना छोड़ना ही चाहिए और दूसरा कुछ करना चाहिए। तो मतलब आपने 1 साल फिर से ड्रॉप? हाँ, फिर उसके बाद मैंने उसके बाद ड्रॉप लेने का सोचा, बाद में घर वालों ने समझाया और टीचरों ने भी कुछ, इसमें घर वालों का सपोर्ट हाँ, मिला कि आप सपोर्ट करो। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया, उसके बाद फिर चालू किया फिर से दोबारा। तो आप लोग, मतलब आपकी पूरे जर्नी में आपके दोस्तों का और आपके माता पिता का क्या सपोर्ट रहा है, और ये सपोर्ट कितना ज़रूरी है देखिए, स्टूडेंट के लिए? एक वो सपोर्ट एक ज़रूरी है ही, क्योंकि एक माता पिता का भी का इस तरह सपोर्ट रहता है कि वो बच्चे सोच लेते हैं कि अगर मेरा जेईई नहीं हुआ, या ये जो जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ वो नहीं हुआ, तो अब फिर सब खत्म और कुछ होगा ही नहीं और आगे कुछ नहीं। तो एक माता पिता भी रहते हैं तो आपको बताते रहते हैं कि हाँ, तुम पढ़ रहे हो, उसमें फुल मेहनत करो, पर अगर नहीं हुआ तो हम हैं तुम्हारे साथ। हम ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माता पिता ऐसा होता है कि बहुत प्रेशराइज करते हैं कि आपको करना ही है ऐसा करके। तो ऐसी स्थिति में कई बार होता है कि स्टूडेंट्स अगर नहीं, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो कई बार तो सुसाइड करने को सोचते हैं, और आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं ऐसी घटनाओं को। तो उसको क्या, स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहिए कि उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको कैसे, क्या? देखिए, नहीं हो पा रहा है तो वो देखिए आपके इंटरेस्ट में, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उसको पढ़ने में और समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तब आप उसको कंटिन्यू करिए। और अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तब फिर आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है, उसको एक्सप्लोर करके अपने हमको इंटरेस्ट लगता है कि इसमें थोड़ा सा माता पिता को भी, मतलब पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि अगर बच्चे से नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें नहीं कर रहा है, तो दूसरी बहुत सारी स्ट्रीम है जहाँ बहुत अच्छा किया जा सकता है। हाँ, और बच्चों को भी समझाना पड़ता है कि माता पिता को कि हाँ, ये और दूसरी स्ट्रीम है जिसमें ये भी अच्छा होगा, इसमें मैं कर लूँगा। देखिए, माता पिता एट द एंड ये चाहते हैं कि आप भूखे नहीं सोए। अगर आप कुछ ऐसा कर ले रहे हैं कि आपके वो दिन का आपका गुजारा हो जा रहा है, तो माता पिता खुश हैं। बाकी तो सब कुछ वो आपको अभी तक बचपन से प्रोवाइड कर ही रहे हैं, पर वो ये चाहते हैं कि हमारे कई सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि क्या है, कैसा है, मतलब बहुत आइडिया नहीं रहता इन सब चीज़ों का। बस रहता है कि हमारे बगल वाले, मतलब पड़ोसी का लड़का किया है तो हमारा भी लड़का करे, ऐसा कुछ करके चीज़ों को थोपने लगते हैं लड़कों को। तो हम लोगों का ये चाहना है इस एपिसोड के माध्यम से कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये पेरेंट्स के लिए भी है कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि जो वो नहीं कर पा रहे हैं उसको बार बार, हाँ, अगर उसका इंटरेस्ट है प्रॉपर तो फिर उसको भेजो तो सही। ऐसी चीज़ें करने से आप अपने ही बच्चे का करियर और फ्यूचर और बर्बाद कर रहे हैं। जब आप थक जाते थे तब परिवार का व्यवहार कैसा रहता था? देखिए, जब थक जाता था तब फिर वो, जैसे मम्मी रहती थी घर पे, तो मम्मी को पता है कि अब आज थक ही गया है, आज उसका मन नहीं कर रहा है, तो बहुत प्रेशर नहीं बोलती थी कि हो गया, ठीक है, जो है आगे कर लेना, हाँ, अभी आज आराम कर लो, आज हो गया, आज एक दिन छुट्टी ले लो। बल्कि मम्मी मेरे को वो बोलती थी कि आज 1-2 दिन वो पढ़ाई छुट्टी लेकर चिल करो, पर वो कुछ खेलो कूदो। और दूसरे में, हालांकि मैं खेलने कूदने जाता था पर उतना समय नहीं दे पाता था, क्योंकि यही एक तैयारी थी, और फिर स्कूल के साथ मैनेज करना था, तो थोड़ा सा टफ होता है वो सब चीज़ें। और आपके जीवन में, मतलब आपकी पूरी तैयारी में लाइब्रेरी का क्या महत्व रहा? देखिए, आपने लाइब्रेरी इस ड्यूरेशन में आपने ज्वाइन किया?
हाँ, लाइब्रेरी में तो मैंने पूरा जो जर्नी था तो पूरा लाइब्रेरी में ही बीता है। और लाइब्रेरी का महत्व इसलिए रहता है क्योंकि अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे घर पे कुछ काम रहते हैं, मम्मी का भी ये, और मैं क्योंकि अकेला बेटा हूँ तो इसलिए करना पड़ता है। तो अगर आप लाइब्रेरी घर से बाहर हैं और किसी अलग जगह पे हैं तो वो काम भी हो जा रहे हैं, काम भी हो जा रहा है, घर वाले वो disturbance काम भी कर ले रहे हैं और वो आपका डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, आप एक फ्लो में लगे हुए हैं। जैसे कि वो कई बार ऑनलाइन टेस्ट मैं देता था तो घर पे रहूं तो कोई डिस्टर्ब कर दे, कोई उठा दे तो उसका जो टाइमर है तो चला जाए तो वो मेरे को बुरा लग जाए कि मेरे से नहीं हुआ। नहीं। और वो लाइब्रेरी में एक बार एक सरक के एक बार में हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइब्रेरी में हमारा पहली बार तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और जो रहा माहौल। काम, अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट रहोगे घर में तो काम आपके ऊपर ही दिया जाएगा, और यदि आप नहीं भी रहते हो तब पर भी काम हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और लाइब्रेरी के और पढ़ाई के क्या फायदे हैं, जैसे क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्या उससे? हाँ, प्रोडक्टिविटी एक बढ़ती है क्योंकि माहौल बन जाता है ना, मतलब कि मैं अकेला नहीं पढ़ रहा हूँ, अब इधर भी 10 लोग पढ़ रहे हैं, उधर भी 10 लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको देख के और मन करता है कि इन लोग तो अभी तक वो 4 घंटे से उठे नहीं है कुर्सी में, मैं हर घंटे उठ रहा हूँ तो कुछ मेरी प्रोडक्टिविटी कम है। और कई बार लाइब्रेरी में नींद भी आती है तो ये सोच के नहीं सोता है आदमी कि अरे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। तो लाइब्रेरी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तो बन ही जाती है, तो हमको लाइब्रेरी तो ज्वाइन करना ही चाहिए। और जो छात्र अभी जेईई की तैयारी ही शुरू किए हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, उनको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिससे कम समय में सफल हो जाए? देखिए, मैं इंटरेस्टेड है सुझाव यही दूंगा कि शुरू में बहुत लोड नहीं लो, धीरे धीरे हमें बहुत लंबी रेस दौड़नी है, बहुत आराम आराम से अब एकदम अपने मतलब के वो नंबर लाने हैं तो अपने मतलब की पढ़ाई करते रहो, और ऐसा भी नहीं कि फुल जीरो कर दो, तो पढ़ते रहो धीरे धीरे, अपने से वो जो टेस्ट लगाते रहो, टेस्ट में जो ना बने उसको अगला सुधारो, तो वो क्वेश्चंस लगाते रहो, पिछले साल PYQ लगाते रहो, बस इतनी सी बात है। अगर कोई पहली बार में फेल हो चीज नहीं है, अगर पहली बार में कोई फेल हो गया तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपने क्या किया जब पहली बार फेल हुए? तो वो तो आपने बताया ही कि कैसे हमने मैनेज किया, लेकिन क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, एक टाइम आता है कि जब आपको एक समय देना पड़ता है अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए कि अब तो हम फेल हो चुके हैं, अब रिजल्ट आ चुका है, अब इस साल तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद फिर आपको डिसीजन बनाना रहता है कि वो उसमें भी देखिए एक दिन का काम नहीं है, ये हम लोग को 3-4 दिन लग जाता है, क्योंकि आप अपने आप को ही समझाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अब आगे आपको क्या करना है, वो क्या इसी में आपको सेटिस्फाई रहना है, आपके ड्रीम्स बड़े थे, आपको ऊपर की तरफ वो जाना है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया, आपने जो एक बार वो कर लिया, तो फिर उसके पीछे लग जाओ, उसके पीछे जी जान लगा दो, तो फिर दूसरा नहीं, फिर आपको भटकना नहीं है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पढ़ूंगा, तो फिर मैं कॉलेज की तरफ नहीं देखूंगा, फिर मैं इधर नहीं देखूंगा, फिर मैं मजे की तरफ नहीं देखूंगा, मैं किसी तरफ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ अपना पढ़ाई करूंगा। मतलब हमें लगता है कि जैसे फेल होते हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद थोड़ा सा हमको कहीं घूम फिर के अपना मूड को थोड़ा सा अच्छा कर लेना चाहिए, जिससे एक एक्सेप्टेबिलिटी बन जाए कि हाँ ठीक है फेल हो गए हैं, अगली बार कर लेंगे, ऐसा उम्मीद करके स्टार्ट करना चाहिए। एक बार एक्सेप्ट हो गया तो फिर ठीक। एक लाइन में जेईई प्रिपरेशन के बारे में आप क्या बोलना चाहिए? पहली बात तो एक चीज़ छूट गई हमसे आपसे पूछना कि ये मैं जानना चाह रहा था, जो जेईई प्रिपरेशन में 3 सेगमेंट होते हैं, 3 बार में एग्जाम होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, जेईई में कैसा होता है कि एक होता है जेईई एडवांस जो कि सबसे लास्ट में होता है, उसमें सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही बैठते हैं, 2.5 लाख बच्चों से आपका कंपटीशन होता है, और वो एक 6 घंटे का पेपर होता है, 3-3 घंटे का 2 पेपर और बीच में 1 घंटे का, और उस पेपर को लिखने के लिए उस 2 पेपर बनाए हैं, मतलब 2 पेपर बनाए हैं, मेंस के 2 अटेम्प्ट, उसमें से किसी बेस्ट ऑफ 2 में लिया जाता है। तो पहले तो आपको जनवरी में मेंस देना रहता है, मेंस 1, और वो अप्रैल में मेंस 2, तो आपको कोशिश यही करनी रहती है कि जनवरी में ही मेरा इतना अच्छा नंबर आ जाए कि मैं एडवांस के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ। मतलब एक एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम आपका होता है जनवरी में, और जिसका अच्छा नहीं जाता है वो अप्रैल में। किस नाम से बोलते हैं उसको? जेईई मेंस। हाँ। उसके बाद कब होता है दूसरा एग्जाम? जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट होता है। जेईई मेंस, हाँ, अच्छा। अटेम्प्ट होते हैं जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट। फिर उसके बाद मई में एडवांस। तो अगर इसमें अच्छे नंबर आ गए तो आप यहाँ से कॉलेज ले लो, हाँ, और अगर इसमें अच्छे नंबर नहीं आ गए तो आप एडवांस में। वो एक लेवल होता है ना कॉलेजों का, जैसे कि IITs के लिए वो एडवांस की जरूरत पड़ती है, और बाकी NITs के लिए IIIT, GFTI, गवर्नमेंट और बाकी जितने कॉलेज रहते हैं वो सब मेंस के स्कोर पे एक्सेप्ट करते हैं, मेंस के स्कोर पे। तो IIT मद्रास में जब आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने वहाँ पे ज्वाइन किया, तो वहाँ का जीवन क्या है, वहाँ की चीज़ें कैसी होती हैं, IIT का सफ़र कैसा होता है, वहाँ का जीवन के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोगों को रहता है कि सपना रहता है कि IIT में जाना है, तो वहाँ के बारे में क्या फैसिलिटी होती है, कैसी पढ़ाई होती है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से।
जानना चाहेंगे? वहाँ का जीवन तो बहुत खुशहाल रहता है। क्या है कि यहाँ जर्नी से मैं गया था, वो 2 साल कुर्सी टेबल में बैठ के, उसके बाद फिर खुलने का मौका मिलता है। हर चीज़ आपको, हर सुविधाएं मिलती हैं। वो आपको चाहे आप जिस चीज़ में जाना चाहें, जब खेल कूद में जाना चाहें तो उसमें स्पोर्ट्स का है, फिर कल्चरल्स है, को करिकुलर है, और फिर वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एकेडमिक्स भी है, और बहुत सारी ऐसे वो मतलब डाइवर्स रेंजेस आ जाते हैं आपके पास। बहुत सारे वो दिख जाते हैं कि बहुत सारे रास्ते कि आपको किस तरफ जाना है। सिर्फ पढ़ाई वहाँ नहीं है, पढ़ाई तो वहाँ होती ही है, पढ़ाई एक अच्छे लेवल की, अच्छे लैब्स होंगे, अच्छे लैब्स होते हैं, एक रिसर्च पाथ एक अलग होता है। वहाँ पे एक रिसर्च पार्क एक अलग से बनाया गया है जिसमें सिर्फ रिसर्च वाले वो लगे रहते हैं। वहाँ की लाइब्रेरी का मैं फोटोज देख रहा था अभी कुछ समय पहले, काफ़ी बढ़िया है। और हमने अपनी लाइब्रेरी का जो डिज़ाइन किया है, कलर और कॉम्बिनेशन वगैरह, तो वहाँ से ही हमने हाँ हाँ, वहाँ एक 4 तल्ले की एक लाइब्रेरी बनाई गई है, और एक रीडिंग हॉल एक अलग से बनाया गया है। रीडिंग हॉल इसलिए बनाया गया है कि वो रीडिंग हॉल 24 घंटे खुलता है, तो जो बच्चे रात में पढ़ने वाले हैं तो उनको सुविधाएं पहले नहीं मिल पाती थी, तब वो मिल जाती हैं। और बाकी हो गया, कैंपस भी बहुत बड़ा, 650 एकड़ का कैंपस है एकदम। वो हिरन वगैरह बहुत मिल जाते हैं वहाँ, और हो गया वहाँ का माहौल ही एक अलग ही है। अच्छा, क्योंकि सब क्रीम लड़के आते हैं तो वहाँ पे तो हिमांशु जी, अगले पड़ाव में ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ही आप IIT मद्रास से बीटेक कंप्लीट करेंगे, आगे का क्या विज़न है, आगे क्या लक्ष्य है, और फिर आगे का जो भी लक्ष्य है उसमें आप देश और समाज को और इस क्षेत्र को क्या देना चाहेंगे? तो अभी तो जो सोचा हूँ, अभी मेरा क्या विचार है कि मैं अभी, मेरे 3 साल बीटेक के भी और बचे हैं, तो बीटेक करूँगा, उसके बाद फिर मास्टर्स करना है इसी फील्ड में, यही जो इंजीनियरिंग फील्ड में, और फिर उसके बाद मेरे को रिसर्च की तरफ चले जाना है। तो वही कि कुछ और रिसर्च करके, कुछ चीज़ें और नया डिस्कवरी करके, और फिर वही समाज को कंट्रीब्यूट करने का अभी तो यही प्लान है। अब आगे जो जैसा रहेगा तो पता। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हिमांशु गुप्ता जी हमारे जो मेंटरशिप, हमारी लाइब्रेरी का जो मेंटरशिप के टीम है उसके एक सदस्य भी हैं, और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा किसी भी बच्चों को, तो ये मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो आप बेझिझक इनसे हम लोग बातचीत करते रहेंगे, और ये जब भी आते हैं तो हमारी लाइब्रेरी में ज़रूर विजिट करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का, मतलब इनके अनुभव का हमेशा आप लोगों को फ़ायदा मिलता रहेगा। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं इस पॉडकास्ट को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी।